अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजेंडा 5। मैं हूं खतीजा राठौर। नाज़रीन, कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं ईरान और अमेरिका के हवाले से। अब सवाल ये नहीं उठ रहा, ये नहीं पूछा जा रहा कि हमला कब होगा और किस तरह होगा। अब सवाल ये हो रहा है कि हमला किस नौयत का होगा। मोदी भी मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा करेंगे, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कल चीन के दौरे पर होंगे। साफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जंगबंदी का मुआहदा आखिरी सांसें ले रहा है। ये ऐसे ही है जैसे आपके चाहने वालों के बारे में डॉक्टर ये कहे कि बचने के चांसेस सिर्फ 1% हैं। यानी कि एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कह दिया गया है कि ईरान पे हमला किया जा सकता है। कुछ माहिरीन का ये भी कहना है कि वंस डोनाल्ड ट्रंप जो है वो चीन का दौरा कर लेंगे, उसके बाद फौजी कार्रवाई जो है वो ईरान की जानिब से की जा सकती है। साथ ही हमने ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ का ट्वीट भी सामने आया। उनका कहना है कि अगर ईरान पे कोई जहारियत की गई तो फिर भरपूर जवाब देंगे, तैयारी मुकम्मल है। साथ ही इन तमाम चीज़ों के साथ साथ ये भी बातें हो रही है वॉल स्ट्रीट जर्नल की जानिब से कि एक सबमरीन जो है वो तैयार की गई है जिसपे जदीद मिसाइल लागे गए हैं, और इस वक्त वो सबमरीन जो है वो यूरोप का रुख कर रही है। और फिर सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या मशरिक़ वस्ता में सबमरीन को लाया जाएगा और एक बार फिर ईरान पे ताबड़तोड़ हमले जो हैं वो किए जा सकते हैं। साथ ही चीन के दौरे के बाद हम देखेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप जो है आया वो ईरान पे अपना जो फौजी कार्रवाई का दावा दे रहे हैं या दावा कर रहे हैं वॉल स्ट्रीट जर्नल के हिसाब से, क्या वो करेंगे या नहीं। साथ ही ये भी बात हो रही थी चीन की जानिब से कि अगर जंगबंदी मुकम्मल होती है तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो चीन का दौरा कर सकते हैं। यही वजह है कि जो इतने हफ्ते हमने देखा कि अमेरिका की जानिब से कोई हमला नहीं किया गया, तो उसकी वजह यही थी कि चीन का दौरा जो है वो डोनाल्ड ट्रंप करने वाले हैं। साथ ही मोदी भी मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा कर रहे हैं और एक नया इत्तेहाद जो है वो बनने जा रहा है। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ बंद होने के बाद हमने देखा कि तेल की कीमतों में भी इजाफा किया गया, आलमी मंडी में भी इजाफा देखने में आया। पाकिस्तान में 64% जो है वो इजाफा किया गया है। साथ ही अगर बात करें पड़ोसी मुल्क भारत की, तो वहाँ जो है इजाफा नहीं किया गया, मामूली से इजाफा जो है वो सामने आया था। श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में भी 5 से 8% का इजाफा देखने में आया है। और जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में लेवी की मद में सार्फिन से जो अमाउंट ली गई है वो 1200 अरब है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि तेल की कीमतों में जब इजाफा करता हूँ तो दिल पे पत्थर रख लेता हूं। यही वजह है कि सार्फिन से 1200 अरब रुपए लेवी के मद में लिए गए हैं। एक तो IMF के साथ जो हमारा मुआहदा है उसे भी फुलफिल करना है। दूसरी जानिब आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफे के बाद हमने देखा कि पाकिस्तान में खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ा आम आवाम को, और इस वक्त पेट्रोल जो है वो 400 रुपये फ़ी लीटर पाकिस्तान में दिया जा रहा है। और खबरें कुछ ये भी हैं कि ये 500 लीटर तक भी ये जो हदफ है ये जा सकता है। इस पर मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हसन, एक्सपर्ट है, इकोनॉमिस्ट है, और इनके साथ तो मौजूद हैं परवेज़ संदेला साहब, रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के। ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, दफ़ाए तज्ज़िया कार हैं। सबसे पहले रुख कर लेते हैं डॉक्टर हसन का। डॉक्टर, समझते हैं आप लेवी की मद में जो है एक बार फिर इजाफा किया जा रहा है, आम आवाम पे बोझ डाला जा रहा है। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ बंद है, सिर्फ पाकिस्तान के लिए तो नहीं, बल्कि हमने तो ये भी सुना था, ये भी देखा था कि जिस शिप पे पाकिस्तान का परचम लगा होता है उसे गुजरने की इजाज़त दी जाती है। और अब आम आवाम से, सार्फिन से इन 9 माह में 1200 अरब जो है वो लिए गए हैं लेवी की मद में। क्या कहेंगे? देखिए, इसमें ये हुकूमत की एक मजबूरी है और ये मजबूरी हर आने वाले साल के साथ बढ़ जाती है, क्योंकि हमने कर्जे की किस्तें वापस करनी होती हैं और टैक्स कलेक्शन का हमारा जो निज़ाम है वो बहुत ही इनइफेक्टिव है, बहुत ही इनएफिशिएंट है। टैक्स कलेक्शन ठीक तरीके से नहीं होती यहाँ पे, तो फिर हुकूमत के पास और कोई चारा नहीं रह जाता कि ऐसे सेक्टर्स जिनसे जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स लिया जा सकता है उससे वसूली की जाए। और अभी जो आपका ये गैसोलीन है, पेट्रोल और डीजल, ये एक ऐसी चीज़ है कि जो हर शहरी ने इस्तेमाल करनी है और पैसे दे के इस्तेमाल करनी है, और उसके ऊपर टैक्स बढ़ाने से आपका ये जो है ना वो हुकूमत का रेवेन्यू जो है वो उसमें खातिर खा जो है वो उसका वो शेयर जो है यहाँ से जो टैक्स कलेक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा है। तो यही एक मुस्तनद तरीका है हुकूमत का टैक्स कलेक्ट करने का। और फिर जो आप कह लें बहाना बन गया कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ बंद हो गई, ऑयल प्राइसेस ऊपर चली गई और उसकी मद में आपने लेवी बढ़ा के तो वो टैक्स कलेक्शन ज़्यादा कर दी है।
तो ये देखिए, अब हमारे ऊपर ये इतनी ज़्यादा टैक्स की मजबूरी कैसे बनी, क्योंकि हमारा जो सबसे बड़ा एक्सपोर्ट बिल है, जी। सॉरी इंपोर्ट बिल है, वो तेल ही की दरामद के ऊपर होता है, और हमें तेल की दरामद के लिए डॉलर्स चाहिए, फॉरेन करेंसी चाहिए, क्योंकि हम लोकल करेंसी में तेल नहीं खरीद सकते। और फॉरेन करेंसी के लिए आपको ट्रेड करनी है, जब तक आप ट्रेड नहीं करेंगे तो आपको कोई डॉलर नहीं देगा। और जब आपके ट्रेड नहीं हो रही और आपने डॉलर लेने हैं, तो फिर उसका एक ही तरीका रह जाता है कि आप कर्जे के डॉलर लेते हैं, और फिर कर्जे के डॉलर लेने के बाद आप लोगों पे लेवी डाल के टैक्स कलेक्ट करके तो आप उसको वापस करते हैं। तो हम इस वक्त एक इस किस्म के एक बहुत ही मुश्किल इकोनॉमिक क्राइसिस के बीच में फंसे हुए हैं। और आज से नहीं फंसे, ये जब से पाकिस्तान बना है उस वक्त से ये जो है ना, हमने कर्जे लेने की जो है हमें एक आदत पड़ गई है। और बस उसके ऊपर हर हुकूमत जो है वो अपना जो है वो टाइम पूरा करने के चक्कर में कि जी बस मेरा अगला साल निकल जाए, अगले बजट तक के पैसे आ जाएं, इस साल की किस्तें पे हो जाएं। हर हुकूमत के शॉर्ट टर्म प्लान्स हैं, और ये आज से नहीं है, ये सिर्फ इस हुकूमत का मसला नहीं है। ये जब तक तो डॉक्टर साहब क्या समझते हैं आप कि मजीद भी इजाफा किया जाएगा पेट्रोल की कीमतों में आने वाले वक्तों में, हम देखेंगे? देखिए, अगर तो हम ये चाहते हैं कि हम इस इजाफे से अवाम को निकालें, तो उसके तो बहुत से तरीके हैं। लेकिन अब बेसिकली देखिए, हुकूमत अवाम के लिए होती है, अवाम हुकूमत के लिए नहीं होते। लेकिन इस वक्त हमें कुछ इस तरह से नजर आ रहा है कि हुकूमत के लिए अवाम काम कर रहे हैं, अवाम के लिए हुकूमत काम नहीं कर रही। तो अगर वो और बढ़ा देते हैं तो हो सकता है वो बढ़ा दें, हो सकता है वो इसको कम भी कर दें। अगर उनके हदफ पूरे हो जाते हैं तो हो सकता है इसको कम कर दें, अगर हदफ नहीं पूरे हो रहे तो हो सकता है इसको बढ़ा दें। इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता कि हुकूमत क्या सोच रही है, लेकिन ये एक मजबूरी है जिसको हुकूमत जो है वो इस तरीके से पूरा करने की कोशिश कर रही है। जी जी, संदेला साहब ये बताइएगा, इस वक्त जो हालिया रिपोर्ट आई है 9 माह में 1200 अरब जो है वो लेवी के मद में लिए गए हैं सार्फिन से। शहबाज शरीफ साहब अक्सर ये कहते हैं कि दिल पे पत्थर रखे जो है वो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है। लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान की सिचुएशन है, बिलखुसूस खित्ते में, पाकिस्तान वो मुल्क है जो अमेरिका से भी बात कर रहा है, ईरान के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं। और फिर ये भी खबरें आई, ये भी चीज़ जो है वो सामने आई कि जिस शिप पे पाकिस्तान का परचम लगा होता है, ईरान की जानिब से वो शिप पे ना हमला किया जाता है, बल्कि सिक्योरिटी के साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त भी दी जाती है। फिर भी उसके बाद हमने देखा है कि पाकिस्तान में तेल की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है और सार्फिन पे जो है वो खासा बोझ पड़ रहा है। देखें, एक तो जाहिर है डॉक्टर साहब जो बातें कर रहे हैं वो इस हद तक तो ठीक है कि वो एक दर्द दिल रखने वाले इंसान है, उनको आवाम की बड़ी फिक्र है, खुद भी अपनी गाड़ी में पेट्रोल डीजल डलवाते होंगे। लेकिन अगर मौजूदा सूरत हाल को देखा जाए और इसके बाद आने वाली सूरत हाल को देखा जाए, आपको आज पेट्रोल मिल रहा है, ये भी मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। बहुत सारे ममालिक में पेट्रोल ना मिलने के भी मसाइल हैं। आप देखें यूरोप में, इवन अमेरिका में, आपको पता है बहुत सारी एयरलाइन जो है बैंकरप्ट हो चुकी है भी हैं। और जो यूरोप है, यहाँ पर तकरीबन कोई 32-30 दिन का वो जेट फ्यूल रह गया जिससे आपके प्लेन उड़ते हैं। हजारों की तादाद में फ्लाइट जो है वो कैंसिल हो चुके हैं। तो वो इसी प्रोसेस का हिस्सा है। अब आप कह देंगे यूरोप के पास तो पैसे ही बढ़े हैं, उनके तो पेट्रोल की कीमत बढ़ी नहीं है। हर जगह पे पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, उसको टैक्स की सूरत में देख लें, आप लीबी की सूरत में देख लें। भारत के हवाले से भारत में जो है वो कीमत नहीं बढ़ाई गई। श्रीलंका की अगर बात करें, बांग्लादेश में तो 5 से 8% जो है वो इजाफा किया गया है। नहीं, ये सुनी सुनाई ऐसे ना करें, ऐसा नहीं है कि 8%, मतलब ये है कि आपका कह रहे हैं कि वहां पे सिर्फ 2 रुपए या 3 रुपए पेट्रोल बढ़ा है जब से जंग लगी, तो ऐसा नहीं है। 2-3% जो 7% बनता है वो ये लगता है जैसे 5-7 रुपए पेट्रोल बढ़ा है, ऐसा नहीं है। पेट्रोल वहां पर भी बढ़ा है। मैं जिस मुल्क में बैठा हूँ, 1 यूरो 15 सेंट तक पेट्रोल बढ़ा है। आपको पता है कि आप मुझे बताएंगे गल्फ में, आप मुझे जरा अपने प्रोड्यूसर से चेक करके बताएं कि दुबई यूएई में क्या सिचुएशन है। 1 दिरहम पेट्रोल बढ़ा है वहां पे, जहां पे वो अपना आस पड़ास में अपना निकाल रहे हैं। बल्कि वो तो अब उस मुआहदे से भी निकल गए हैं कि नहीं जी हम अपना निकालेंगे। वहां पे 1 दिरहम पेट्रोल बढ़ा है और आप कह रहे हैं कि दुबई में और वहां पे। भारत में तो मिल नहीं रहा। भारत में तो छोटा बिजनेस खत्म हो गया। वो बिजनेस जो लोकल थोड़ी बहुत गैस पे चलता था, छोटे मोटे होटल थे, वो तो बंद हो चुके हुए हैं। अब जरा इससे आगे बढ़कर देखें कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। हमें आने वाले दिनों के लिए क्या क्या तैयारियां करनी पड़ी है कि हुकूमत अगर 10 महीने में अपना टैक्स का वो जो एक टारगेट है अगर वो पूरा कर चुकी है और अगले 2 महीने में कुछ जो मजीद पैसे आ रहे हैं, क्योंकि हमें ये नहीं पता ना 2 महीने के बाद क्या महीने होने वाला है, 1.5 महीने के बाद क्या होने वाला है।
जिस तरह से ट्रम्प बातें कर रहे हैं, जिस तरह से ईरान आगे से कह रहे हैं कि हम तो किसी की बात नहीं मानेंगे, हम तो लड़ाई ही लड़ेंगे, हम तो मतलब कि दुनिया को मजा सिखा देंगे। उधर से वो भी कह रहा है कि 1% रह गया है, ऐसा ही समझे कि जैसे अस्पताल में पड़ा हुआ बंदा है और वो उसका 1% बचने का चांस है। तो इन तमाम चीजों को भी अपने जहन में रखें, अपने पास रखें, ये हमें पता होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। मुश्किल तरीन वक्त है, मुश्किल तरीन वक्त से हम गुजर रहे हैं, बल्कि हम नहीं गुजर रहे हैं, पूरी दुनिया इस मुश्किल से गुजर रही है। आपके यहाँ पेट्रोल अवेलेबल है, आपके यहाँ पेट्रोल मिल रहा है, वो 15-20 रुपए 50 रुपए महंगा मिल रहा है, तो हुकूमत तो आपके साथ खड़ी है ना। देखिए इस वक्त हुकूमत जो है वो 60% अपनी गाड़ियां जो हैं या अपने जो लोगों को वो पेट्रोल देते थे या वो जो यूनिट थे वो तो ऑलरेडी बंद कर चुके हुए हैं। इसके अलावा जो सरकारी तकरीबात है, इसके अलावा बहुत सारी दूसरी चीजें हैं, तो हुकूमत भी साथ है यहाँ पर। इसका बेहतर हाल है ना कि फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट जौन जौन से शहरों में चल रही है आप वो इस्तेमाल करें। बहुत सारी दूसरी चीजें भी हैं, उनको इस्तेमाल करना चाहिए या ऐसा होना चाहिए। तो हुकूमत जो है ना, वो जो डॉक्टर साहब कह रहे थे नहीं जी हुकूमत तो काम नहीं कर रही लेकिन अवाम कर रही है हुकूमत के लिए। हुकूमत जो है वो काम कर रही है, हुकूमत के काम करने की वजह से सर हुकूमत तो मुज़ाकरात करवा रही है दोनों फरीकैन के दरमियान, तो फिर ऐसा भी हो सकता है ना कि पाकिस्तान के तो अच्छे ताल्लुकात हैं अमेरिका से भी और ईरान से भी, तो हम ईरान से सस्ता तेल ही ले लेते हैं। हम हम मुज़ाकरात बेच नहीं रहे कि पर किलो के हिसाब से, पर लीटर के हिसाब से हम अपने मुज़ाकरात बेच रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम लोग बेच रहे हैं और हम उसके बदले हमें कुछ पैसे मिल रहे हैं या उसके बदले कुछ दूसरी चीजें हमें मिल रही हैं। देखिए ये तो हम लोग एक जो काम कर रहे हैं ये हमारे हिस्से में काम आया जिसकी पूरी दुनिया तारीफ कर रही है, जिसको पूरी दुनिया का आप मईशत बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि हम अपने मुज़ाकरात जो है वो मतलब फॉर सेल हैं और हम लोग वो बेच रहे हैं, उसके बदले पैसे मिल रहे हैं, हमारी इकॉनमी ठीक हो रही है। आने वाले वक्त में इन्हीं चीजों को, इन्हीं मामलात को अगर ईरान के मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं और ईरान से पाबंदियां हट जाती हैं, ईरान एक नॉर्मल रूटीन की जो दुनिया में उसमें आ जाता है, तो ईरान से आपको सस्ता पेट्रोल मिल सकता है। वो जो तमाम एक्सपेंडिचर आप सऊदी अरब में लाने के लिए या बहुत सारी दूसरी चीजें हैं वो तो आपके वैसे ही खत्म हो जाएंगे, क्योंकि बलूचिस्तान से आपने पेट्रोल लेकर आना है। तो आने वाले वक्त में इसका फायदा हो सकता है इन मुज़ाकरात का। लेकिन ये कि इस वक्त क्योंकि हम मुज़ाकरात कर रहे हैं तो इसके बदले हमें मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट पेट्रोल मिले या हमारी मतलब कुछ दूसरी सारी जो वो जरूरतें पूरी की जाए, तो ये थोड़ा सा मेरे ख्याल में ब्रिगेडियर साहब ये बताइएगा कि ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ का कहना है कि हमारी फौज हर किस्म की जारहियत का जवाब देने के लिए भरपूर तैयार है, तमाम ऑप्शंस पे जो है वो गौर किया जा रहा है। एक बार फिर हम देखेंगे कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा इस जंग का आगाज किया तो खित्ते में कशीदगी मजीद बढ़ सकती है। बिल्कुल साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है कि अगर अमेरिका की तरफ से कोई और नया तोशा छोड़ा गया और अमेरिका की तरफ से कोई और नया काम किया गया तो ईरान उसको रिस्पॉन्ड करे। इसलिए कि अब तक जो कुछ हुआ है आपने देख लीजिए ना क्या हुआ ईरान के। आप ये देख लीजिएगा कि डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहा है उसकी बातें उसके कमांडर भी नहीं मान रहे। वो स्टेटमेंट तो देता है। अब जो जैसे अपने हॉर्मुज़ के ऊपर बात हो रही है, अपने हॉर्मुज़ के पीछे जो अमेरिका ने ब्लॉकेड लगाया हुआ है उसके ऊपर बात हो रही है, तो वो ब्लॉकेड से तो उस ब्लॉकेड जो अमेरिका ने ब्लॉकेड लगाया उससे तो बहुत सारे जहाज निकल रहे। पाकिस्तान का कल परसों अपना गैस का शिप है जो वहां से होके आया है। इसके बाद एक और शिप था पाकिस्तान का जो मान जाता है, जिसको अमेरिका ने रोका भी था। अब बात की डोनाल्ड ट्रंप ने चूंकि जाना है ईरान और उसने उस वक्त जो उसका प्लान है वो यही है कि नो वॉर नो पैक, यानी कोई जंग भी बंद ना हो और कोई माहिदा भी ना हो। और यही जो टेंशन की फिजा है जिससे तमाम दुनिया के ममालिक मुतासिर हो रहे हैं, बहुत बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं, वो इसी तरह चलती रहे जिस तरह चल रही है। और पाकिस्तान को ज्यादा ही मुतासर हो रहा है। अभी आप पेट्रोल की बात कर रही थी, पाकिस्तान में फ्री पेट्रोल 85,500 गाड़ियां हैं प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट की फ्री पेट्रोल देती है। आपका पेट्रोल जो है हर मुल्क में पेट्रोल मिल रहा है, ये ना कहिएगा कि पेट्रोल किसी मुल्क में मिल नहीं रहा, हर जगह पेट्रोल मिल रहा है। लेकिन पेट्रोल की एस्केलेशन इतनी नहीं हुई है जितनी हमारे मुल्क में हुई है। जो 414 रुपए अमेरिका में भी बढ़ा है, सेंट्स में बढ़ा है। वहाँ कहते हैं जी अमेरिका के या बरतानिया में भी पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, जर्मनी में भी बढ़ी है, वो पेंसेस और सेंट्स में बढ़ी है कीमत जो बढ़ी है। हमारे यहाँ आप जाके किसी से यहाँ पे ट्रांसपोर्ट अफसर से पूछ दीजिएगा गवर्नमेंट के जी कितने अफसर हैं जिन्होंने अपनी गाड़ियां जो है वो वापस की है किफायतशारी मुहिम के तहत। सो पेट्रोल तो महंगा तो है, बट उसके साथ साथ कुछ हमें काउंटर मेजर्स ऐसे करने चाहिए थे जिसके लिए हम उस पेट्रोल की बचत कर सके। आम आदमी तो बचत कर लेगा, लेकिन जहाँ पे बचत होनी चाहिए वहां तो भी 40 गाड़ियों को। अच्छा, इस पे भी मैं चाहूंगी कि आप
ज़रा कमेंट कीजिएगा जिस तरीके से संदेला साहब ने कहा कि हम मुज़ाकरात बेच नहीं रहे, लेकिन जब ये मुज़ाकरात होते हैं, डेलीगेशन आता है अमेरिका की जानिब से, ईरान की जानिब से, तो हम देखते हैं कि इस्लामाबाद को पैक कर दिया जाता है। रेड जोन एरिया में कोई आम शख्स नहीं जा सकता। अगर कोई शख्स जो दिहाड़ीदार मजदूर है या अगर वो येंगो चलाता है, करीम चलाता है, तो वो ड्राइव नहीं कर सकता उन इलाकों में, उसे उस दिन की मजदूरी जो है वो नहीं मिलेगी। तो इस्लामाबाद की आवाम जो है वो सर्वाइव करती है, लेकिन वो मुज़ाकरात को खुशाइन कहती है, क्योंकि पूरी जहां में, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम जो है वो अमन के लिए लिया जा रहा है। तो फिर पाकिस्तानी हुकूमत का भी काम है कि अवाम को वो किसी ना किसी तरीके से रिलीफ दे। वो ये बात ठीक है कि हम मुज़ाकरात बेच नहीं रहे हैं, और जब इस किस्म के आप मुज़ाकरात कर रहे होते हैं तो उनका इफेक्ट अमूमन मुज़ाकरात के बाद आना शुरू होता है। अगर ये डील हो जाती है या अगर नहीं भी होती, क्योंकि हमारे ताल्लुकात अब अमेरिकन से भी बढ़ गए, हमारे ताल्लुकात ईरान भी हमारे ऊपर ट्रस्ट करता है, अमेरिका भी है, तो उसके लिए एक आउटपुट अगर आप लॉन्गर रन में देखेंगी तो वो ये हो सकती है, जो मैं सोचता हूँ प्रोडक्टिव भी है और हो भी जाएगी, कि दुनिया में पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला हमेशा जो है वो एनर्जी का रहा है। अब आप देखिए आपकी एक्सपोर्ट जो है वो, अगर आप मतलब इस वक्त देखें तो आपकी एक्सपोर्ट जो है वो कम होके कोई आज से 4 साल पहले वो 35 मिलियन के व्यापारों के 30 पे आ गई है, यानी कम होती जा रही है आपकी चीजें। वो ये उसकी 2 वजहें हैं, एक कम्पिटेटिवनेस है और दूसरी ये आपके यहाँ बिजली की कीमत एक यूनिट जो है आपके यहाँ बिजली का जो यूनिट है वो है अपना आपके 55 रुपए का या 60 रुपए का, तो बाहर आपको बिजली का यूनिट जो है वो 11 रुपए का मिलेगा। तो जो वो चीज बनाएंगे वो फिर कम्पीट तो नहीं कर सकेगी ना बाहर वाली चीजों से। तो अब इसमें ये जो तमाम चीजें हैं, इसको जब अगर ये मुज़ाकरात कामयाबी से हमकिनार होते नहीं भी होते, हमने अपना पार्ट प्ले कर दिया है, तो कम से कम ये तो हो सकता है कि ईरान ने अपने हिस्से की पाइपलाइन बिछा दी है, तो हमारे हिस्से की जो पाइपलाइन बिछनी है अपना बॉर्डर तक, जिससे तेल आना है, गैस आनी है, हम कम से कम उस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करवा लें। और इतनी हम क्योंकि हमारे ऊपर आपको पता है डोनाल्ड ट्रम्प ने इंडिया से वो रिस्ट्रिक्शन उठा ली थी, लेकिन हमसे अभी तक ईरान से पेट्रोल खरीदने पर रेस्ट्रिक्शन नहीं उठाई थी। इसी तरह आप रशिया से ले सकते हैं। तो जब ये इस वक्त ऑन द व्यू ऑफ द, जब ये मुज़ाकरात ऑन गोइंग है, उस वक्त नेचुरली यू कांट से कि हम क्योंकि मुज़ाकरात करा रहे हैं तो आप हमें इतने पैसे दे दें, लेकिन बाद में जब उसके असरात सामने आ सकते हैं। प्रोडक्टिव अप्रोच। बिल्कुल ठीक है। ब्रिगेडियर साहब, मोदी जो है वो भी मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा करेंगे और कल हम देखेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप भी चीन के दौरे पे जाएंगे। 2 रोज़ा ये दौरा होगा जहाँ पे चीनी सदर जो है वो शायद भी पेश करेंगे। तो खित्ते में एक नया ब्लॉक बनने जा रहा है, क्योंकि सऊदीया का दिफाई मुआहदा है पाकिस्तान से, और आने वाले वक्तों में हम देखेंगे कि कोई मुआहदा हो सकता है यूएई का और भारत का। यूएई का और भारत का ऑलरेडी मुआहदा चल रहा है। यूएई ने तो मंदिर भी बना लिया था भारत का, वहाँ पे उस दिन नरेंद्र मोदी गया था उनके अफ्ताह करने। आपको पता है यूएई भी जाके इजराइल की गोद में बैठ गया है। उसने इजराइल को कहा कि आप मेरे माई बाप हैं, जैसे नरेंद्र मोदी ने कहा था जाके इजराइल को कि आप मेरी फादरलैंड है, तो अब यूएई ने इजराइल को कहा आप हमारी फादरलैंड है, और वो उनकी तमाम पॉलिसीज को प्ले अप कर रहे हैं, उनकी पॉलिसीज को लेके चल रहा है। बिकॉज उसके नजदीक फिर यूएई हो गया, अमेरिका हो गया, और अमेरिका के साथ फिर इजराइल हो गया। तो ये नेक्सस आपको बड़ा क्लैरिटी से नजर आ रहा है। अब इसमें देखना ये है कि नरेंद्र मोदी जाएगा, क्योंकि मैंने आपसे बताया ना उनके बहुत क्लोज ताल्लुकात पहले से, आज की बात नहीं है। पाकिस्तान से ज्यादा उनके ताल्लुकात हमेशा यूएई से रहे। हमारे यहाँ तो वो सिर्फ शिकार खेलने आते थे ना, अपना आते थे, रहते थे और चले जाते थे, और इतना ही होता था। तो वहां पे जो उनकी जो ट्रांसफर जो उनकी अपना ट्रेड है, वो उसका बैलेंस पाकिस्तान के मुकाबले में भारत के साथ हमेशा ज्यादा रहा है। तो अभी नरेंद्र मोदी जाएगा वहां पे कोई डिफेंस पैक्ट हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान और सऊदी अरब पे डिफेंस पैक्ट हुआ है, तो वो उसको यूएई जो काउंटर चला जाएगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि यूएई को ये तमाम चीजें करने से पहले अपना साइज और अपनी लोकेशन देख लेनी चाहिए। इस दफा भी अमेरिका उसको बचाने नहीं आया, कल भी इजराइल उसको बचाने नहीं आएगा, बल्कि इजराइल उसके साथ वो हाल करेगा जो उसको पता नहीं चलेगा कि वो कौन सा उससे दाव उसको मारा है। क्योंकि यहूदी कभी मुसलमानों के सिंसियर नहीं हो सकते। तो हाँ, मुसलमान यहूदियों की गोद में जैसे ये एमबीजी जाके बैठा है, वो अपने आप को बेच देते हैं, लेकिन वो इतने नेशनलिस्ट हैं कि वो अपने आप को नहीं बेचते। तो अब इसके अंदर जो डिवीजन आएगी वो बड़ी अपना ऑब्वियस होगी, और साफ जाहिर है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात हमेशा बहुत ही ज्यादा क्लोज रहे हैं। अभी भी हमारा उनके साथ डिफेंस पैक्ट है, और फिर उसके साथ साथ जब आप वहां से बाहर निकलेंगे तो एक साइड पे ओमान आ जाता है। ओमान जो है उससे इवन ओमान के जो अपना
बस फरमारवाद सरबराह थे, उन्होंने एमबीजी के साथ हाथ मिलाने से इनकार कर दिया था, अगर आपने देखा हो। तो ओमान के साथ साथ जब आप ईरान को देखते हैं और टर्किया को देखते हैं, तो इसके अंदर जो ब्लॉक्स जो भी बनेंगे वो एंटी यूएई होंगे। यूएई जरूर इजराइल के साथ खड़ा हो जाएगा, लेकिन इसके अंदर ब्लॉक्स जो भी आने वाले दिनों में बनेंगे। और अमेरिका जो है उसकी अभी तक प्रेस्टीज बहुत बुरी तरह से डेंट हो गई है। इट्स नो मोर दैट सुपर पावर जो आप पहले सोचा करते थे, तो अब तो बाकी पावर भी उभर रही है। तो मेरा ख्याल यूएई के लिए आने वाले दिनों में उभारन ये उनकी नेशनल पॉलिसी है। मैं और आप उस पर कॉमेंट नहीं कर सकते, ना रोक सकते हैं, लेकिन आई थिंक इट विल नॉट बी वेरी प्रोडक्टिव फॉर देम इन द लॉन्गर रन। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, यूएई की पॉलिसी के हवाले से हम बात कर रहे हैं। ओपेक से भी निकल चुका है, पुराना मेंबर था, और जिसके साथ हमने देखा कि ईरान, इराक और बहरीन भी इसके मेंबर थे। इसके निकलने के बाद हम देखेंगे कि मुत्तहिदा अरब अमारात पे इसका खासा असर पड़ेगा। देखिए, ये बात जो है ना, ये बहुत गहरी है और ये कोई इतनी सिंपल नहीं है कि ओपेक से किसी का निकलना, फिर पेट्रो डॉलर्स वगैरह। अगर आप देखें ना, तो ये जो जंगें हैं, जो दुनिया में बड़ी जंगें हुई हैं पिछले 100 साल के अंदर, आप देखिए, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ब्रेटन वुड्स का मुआहदा हुआ, जिसमें यूएस डॉलर को गोल्ड के साथ लिंक करके इंटरनेशनल करेंसी बनाया गया। उसके बाद में जिस वक्त यूएस डॉलर ने पूरी दुनिया को कैप्चर कर लिया एज एन इंटरनेशनल करेंसी, तो अमेरिका ने गोल्ड से ज़्यादा डॉलर छापने शुरू कर दिए। और जिन मुल्कों को इस चीज़ की समझ आ गई, उन्होंने अमेरिका से डॉलर देके गोल्ड लेना शुरू कर दिया। फ्रांस वाज नंबर 1 इन दैट। और ये बात शुरू हुई 1967 से। तो 1967 में अरब इजराइल वॉर हो गई और नहर सुएज बंद हो गई। जिस तरह से आज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का मसला है, उस वक्त नहर सुएज का मसला हुआ। 8 साल तक नहर सुएज बंद रही। और 1971 में अमेरिका ने अपने डॉलर को गोल्ड से डीलिंग कर दिया और कहा कि अब कोई डॉलर दे के मुझसे गोल्ड नहीं ले सकता। उससे गोल्ड के डिवैल्यू होने के चांसेस थे, लेकिन वॉर पहले से हो चुकी थी और नहर सुएज बंद थी। फिर 1973 में दोबारा इजिप्ट ने हमला करके इसराइल से अपना वो इलाका वापस ले लिया। अरब इसराइल जंग दोबारा शुरू हो गई और अमेरिका ने इसराइल की मदद की, जिसके बाद में ओपेक ने अमेरिका को तेल देने से इनकार किया। और फिर उसके बाद पेट्रो डॉलर का मुआहदा सऊदी अरेबिया के साथ अमेरिका ने किया, ये कह के कि जी आइंदा कोई आपके ऊपर हमला करेगा तो हम आपकी हिफाजत करेंगे, और उसके बदले आप डॉलर सिर्फ और अपना तेल सिर्फ और सिर्फ डॉलर में बेचेंगे। तो पेट्रो डॉलर जो है वो बना। ये 50 साल का मुआहदा था। और उसके बाद में अब डॉलर को गोल्ड बैकिंग की जरूरत नहीं थी, जब वो इंटरनेशनल करेंसी और ऑयल जो है हर मुल्क ने अब ओपेक से डॉलर में खरीदना है, तो फिर हर कोई डॉलर पे डिपेंडेंट हो गया। और अमेरिका की डॉलर और अमेरिका की करेंसी और अमेरिका की इकोनॉमी उसी तरह से चलती रही जिस तरह से वो ब्रेटन वुड्स के बाद चल रही थी। अब वो 50 साल गुजर गए। 2024 में पेट्रो डॉलर का मुआहदा खत्म हो गया। अब एक और जंग मिडिल ईस्ट में ड्यू थी, और अब इस जंग का क्या नतीजा निकलता है, इसके बाद में कौन सी करेंसी डोमिनेट करती है, कौन सा मुल्क डोमिनेट करता है, अभी मुझे नहीं पता। मैं उसके ऊपर कोई प्रेडिक्शन नहीं दे सकता। ये जंगें जो है, ये कोई इस्लाम की, यहूदियों की और मज़ाहिब की जंग नहीं है। ये टोटल दुनिया के रिसोर्सेज को कंट्रोल करने की जंग है, ये इकोनॉमी को कंट्रोल करने की जंग है। और इसमें पाकिस्तान अपना इस वक्त एक कलीदी किरदार अदा कर रहा है कि पाकिस्तान दुनिया में अमन चाहता है, और पाकिस्तान ने जो कुछ भी अभी तक किया है अमन के लिए, वो काबिल सताइश है। और इसमें पाकिस्तान के अरबाब इख्तियार को इस चीज़ का क्रेडिट जाता है कि उन्होंने अपनी डिप्लोमेसी इस तरह से की है कि ईरान क्या, चाइना क्या और अमेरिका क्या, ये जो मुल्क आपस में जंगें कर रहे हैं, वो भी पाकिस्तान के ऊपर जो है वो एतमाद कर रहे हैं। और साथ ही साथ हमारे दोस्त ममालिक लाइक सऊदी अरेबिया, वो भी पाकिस्तान के ऊपर एतमाद कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये डिप्लोमेसी के हिसाब से पाकिस्तान की बहुत बड़ी फतह है। और जो कोई भी इस पूरे ये जो जंग है, जिसका हमें नहीं पता कि टोटल ये इसके पीछे क्या हो रहा है। वर्ल्ड वॉर के पीछे आखिर में ब्रेटन वुड्स निकला था, और अरब इसराइल के बाद आखिर में पेट्रो डॉलर निकलता था। इस जंग के बाद क्या निकलना है ये हमें नहीं पता। ये बहुत टॉप सीक्रेट चीजें होती हैं जिसके ऊपर काम दुनिया में हो रहा होता है, और उसके जो आखिर तक भी जो उसके वो हालात सामने नहीं आते। तो हमें इन चीजों से अपने आप को अवेयर रखना चाहिए, और इस चीज को मद्देनजर रख के हमें अपना जो है ना, जो भी प्लानिंग करनी है, जो भी हमने करना है, वो हमें करना चाहिए। जी बिल्कुल ठीक है। सदीला साहब, ट्रंप ने कहा है कि जंगबंदी का मुआहदा आखिरी सांसें ले रहा है। उन्होंने फिर मिसाल भी दी, ये वैसा ही है जैसे अगर आपके चाहने वालों के लिए डॉक्टर ये कहे कि बचने के चांसेस जो हैं वो 1% हैं।
पाकिस्तान ने मुज़ाकरात की कोशिश की, अमन की कोशिश की, आप खुद भी इस वक्त हुकूमत में, ये बताइएगा कि मुज़ाकरात का दूसरा जो दौर है वो एक बार फिर पाकिस्तान में हो सकता है? देखिए, पाकिस्तान की तो आखिरी दम तक यही कोशिश है। पाकिस्तान तो पिछले दिनों मैं खुद बल्कि इसके लिए स्पेशल फॉरेन फ्लाइट पकड़ के आया, जो तो हमारी इतला थी कि आने वाले एक आध दिन के अंदर अंदर जो है वो सदर ट्रंप भी आ सकते हैं, आज से 2-2.5 हफ्ते पहले, अगर आपको याद हो। पाकिस्तान आज भी इसी हालत में है। पाकिस्तान आज भी बैक एंड जो डिप्लोमेसी है उसके लिए मसरूफ है। उसकी कोशिश है कि ईरान के साथ अमेरिका के जो मामलात हैं वो किसी तरह से सेटल डाउन हो जाएं। और वो अकेला पाकिस्तान नहीं है। आप देखें, पिछले 2-4 दिन के अंदर अंदर कतर के वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा का जो है वो 3 से 4 दफ़ा राब्ता हुआ है। अभी जो वज़ीर ख़ारजा है हमारे, वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं, वो भी तमाम उन ममालिक के साथ जिनके साथ मिलकर, जैसे तुर्की थे, जैसे मिस्र थे, इनके साथ मिलकर पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये मामलात बेहतर हो जाएं, मामला चीज़ें ठीक हो जाए और पाकिस्तान में ये तमाम हो जाए। जहाँ तक सदर ट्रंप की बात है, तो सदर ट्रंप की हर बात को, इसमें कोई शक नहीं है, उनकी बातें सुनकर लगता ये है कि वाकई ही आने वाले दिनों में कुछ बड़ा होना चाहिए। देखें, कुछ ममालिक अगर जंग रुकवाने की बात कर रहे हैं, कुछ मुज़ाकरात से इसको कामयाब करवाने की बात कर रहे हैं, तो कुछ ममालिक ऐसे भी हैं जो ये नहीं चाहते कि ईरान के साथ अमेरिका की जो है वो सुलह हो जाए। वो चाहते हैं कि ईरान के साथ जो उनकी सोच है, जिस लिए उन्होंने ईरान पर हमला किया था, और बहुत सारे कुछ ऐसे ममालिक भी हैं जो ज़ाहिरी तौर पर तो हमें नजर नहीं आते, लेकिन अंदर से वो कोशिश कर रहे हैं, या उनकी कोशिश है कि वो अमेरिका जो है वो इसराइल पर हमला कर दे। लेकिन इन तमाम चीजों की, क्योंकि जाहिर है जहां पे रुकवाने वाले हैं वहां पे जंग लगवाने वाले भी हैं। बहुत सारे लोगों की इकोनॉमी तो चलती जंग पे है ना। बहुत सारे मुल्कों के तो इकोनॉमी जो है उनका वार असला बेचकर ही आगे चलते हैं ना। और फिर जो डॉक्टर साहब ने बताया ना कि ये दुनिया के जो इस वक्त मामलात है उस पर कब्जा करने की जंग भी है, ये भी ठीक है, इसमें भी कोई शक नहीं है। और जहां तक मजहब की बात है, तो हो सकता है कि ये पूरी मजहब की जंग ना हो, लेकिन किसी जगह पे, अब देखें ना, जब ये इसराइल ने हमला किया था तो उसके पीछे क्या सोच है, उसके पीछे क्या थॉट है, वो क्यों मतलब कि ईरान पे हमला करना चाहता है, उसको क्यों ईरान जो है वो किसी भी तरह से, हालांकि आपको पता है कि जो इसराइल में रहने वाले जो कौम है वो ईरान के अंदर एक बड़ी ठीक ठाक किस्म की तादाद में रहती भी है। ये तमाम चीजें इस वक्त मिक्स हैं। जो लड़ना चाहते हैं, जो इस वक्त ईरान को तबाह करना चाहते हैं, जो उसकी तहजीब खत्म करना चाहते हैं, वो भी एक साइड पे अपनी कोशिश कर रहे हैं। जो इसको बचाना चाहते हैं, जिन मुस्लिम ममालिक की इस वक्त बहुत बड़ी कोशिश है, देखिए ना कि अभी तक यूरोप का इस जंग में ना कूदना, ब्रिटेन का इस जंग में ना कूदना भी इस बात की निशानी है कि बहुत सारे ममालिक चाहते हैं कि ये जंग ना हो। हाँ, यहाँ पर जो बड़ा जरूरी है वो ईरान की भी जिम्मेदारी है। ईरान पे जो जुल्म हुआ है, ईरान के साथ जो ज्यादती हुई है, इसमें कोई शक नहीं है, वो बहुत बड़ी है। लेकिन ईरान को भी कहते हैं ना कि किसी वक्त रेस में आगे बढ़ने के लिए 2 कदम पीछे हटना पड़ता है। तो अगर ईरान समझदारी से काम ले और इन मामलात को आगे बढ़ने के लिए कोई अगर ऐसी जगह, किसी जगह पे उसको अगर कंप्रोमाइज करना पड़ता है, तो वक्ती तौर पे उसको जरूर करना चाहिए, क्योंकि उसके एक भी बंदे की, एक भी इंसान की जान बहुत शुक्रिया संदेला साहब आपके वक्त का। कैमरा थे डॉक्टर हसन साहब, ब्रिगेडियर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम में मजीद भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। स्टे विद अस।